तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका कॉम्पिटिशन एंड यू में। मैं विशाल शर्मा आप सभी के साथ शुरू कर रहे हैं एक बार फिर से हिंदी का प्रैक्टिस सेट। और आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो कि यूज़फुल है आपके किसी भी उस एग्ज़ाम के लिए जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी। और यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू ही होगा, मालूम है आपको, पैट, लेखपाल। और फिलहाल एक एग्ज़ाम जो होने वाला है जिसकी डेट आ गई है 4 अप्रैल। तो 4 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा वन विभाग का। वन विभाग के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हिंदी का पोर्शन। तो चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है हमारे पास आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन है, पल्लव के रचयिता हैं। देखिए, पल्लव एक कीर्ति है और पूछा जा रहा है कि इसके रचयिता कौन है। सुमित्रानंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो आपको बताना है कि इनके रचयिता कौन है। तो बहुत अच्छा सा आंसर है सुमित्रानंदन पंत। जी हाँ, पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत इसके रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लिखा है जनमेजय का नागयज्ञ। जनमेजय का नागयज्ञ के रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं आपके पास ऑप्शन के रूप में सेठ गोविंददास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल या फिर गोविंद बल्लभ पंत। सही आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। आप पहले आंसर देने की कोशिश करें। मैं चारों ऑप्शन इतनी देर में पढ़ता हूँ, इतनी देर में आप लोग आंसर दे सकते हैं। अगर आंसर पहले देंगे तो पता रहेगा, ज़्यादा अच्छा। नेक्स्ट है, शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे के रचयिता कौन है? बाबू तोताराम, अजीब सा नाम नहीं है, केशव दास या केशव राम भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, बाल मुकुंद गुप्त। तो यह है बाल मुकुंद गुप्त। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बाल मुकुंद गुप्त कौन है? शिव शंभू के चिट्ठे के रचयिता हैं। ठीक है, शिव शंभू के चिट्ठे। ये पोर्शन आपने देखा होगा हिंदी में, जो ये आपका साहित्य वाला पोर्शन है, ये याद करना पड़ता है आपको प्रॉपर तरीके से। और यहाँ से बहुत ही अच्छा से अच्छा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो इस क्वेश्चन को जरा अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास, दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश के रचयिता कौन है? लुइपा, जोइंदू, सरहपा या कहपा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरहपा। दोहा कोश के रचयिता कौन है? यह है सरहपा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शेष कादंबरी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने के लिए भी मिलता है। शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? आपके सामने चार ऑप्शन, नरेश मेहता, बाण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी या अलका सरावगी। मोस्टली बच्चे इस ऑप्शन को लगा के आगे बढ़ लेंगे, जबकि ये गलत है। सही आंसर क्या होगा? अलका। तो याद रखेंगे, शेष कादंबरी अलका सरावगी होंगी। नेक्स्ट है, गंगा छवि वर्णन। तो गंगा छवि वर्णन के रचयिता कौन है? बहुत ही फेमस है गंगा छवि और बहुत ज़्यादा एग्जाम में आती भी है। गंगा छवि वर्णन ये एक कविता है और इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, थोड़ा सा गलत लिख दिया हरिश्चंद्र, और हरिओद। सही आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटज के रचयिता कौन है? पूछा है कुटज के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन के रूप में आपके पास हैं शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय या फिर विद्यानिवास मिश्र। आप लोग चाहें तो तेजी से इसका आंसर बता सकते हैं। क्या होगा इसका आंसर? सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा है संदेश रासक के रचयिता कौन है? संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो संदेश रासक के रचयिता के लिए चार ऑप्शन, अमीर खुसरो, रसनिधि, अब्दुल रहमान या फिर रसलील। तो सही आंसर है अब्दुल रहमान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। संदेश रासक के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान है। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा है आपके पास आत्मजयी के रचयिता कौन है? पूछा गया है आत्मजयी के रचयिता कौन है? श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता, कुंवर नारायण या मुक्ति बोध। तो इसके जो रचयिता होंगे वो हैं कुंवर नारायण। जी हाँ, कौन है? कुंवर नारायण। आत्मजयी के रचयिता कौन है? कुंवर नारायण। याद रख लेंगे कौन है? कुंवर नारायण जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा आपके लिए। आत्मजयी के रचयिता कौन? कुंवर नारायण। अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम की विद्या क्या है? ये पूछ रहे हैं, ये किस टॉपिक से है? क्या ये नाटक है,
क्या ये कहानी है, क्या ये उपन्यास है, क्या ये निबंध है? तो मैं आपको बता दूं, मजदूरी और प्रेम एक निबंध है। मजदूरी और प्रेम क्वेश्चन नंबर 10 ये क्या है? एक निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लिखा हुआ है धनाक्षरी छंद है। देखिए धनाक्षरी क्या है? छंद। मैं आपको पहले छंद के बारे में थोड़ा सी जानकारी यहाँ दे देता हूँ। छंद हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्णलिक छंद, एक होता है हमारे पास मात्रिक छंद और एक होता है मुक्त छंद। अब आपने मात्रिक छंद के बारे में तो कई बार सुना होगा। मात्रिक छंद के अंदर दोहा, सोठा, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, कुंडलिया भी आ जाता है इसके अंदर, है ना, और आला, वीर या वीर, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। ऐसे हमारा वर्णिक छंद भी होता है जिसमें वर्णों को काउंट किया जाता है। वर्णिक छंद के अंदर हमें मिलता है देखने के लिए धनाक्षरी। ठीक है, क्या मिलता है? धनाक्षरी देखने के लिए मिलता है। तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि धनाक्षरी छंद कौन सा है? सर ये तो वर्णलिक छंद है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है निराला की कविता जूही की कली। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है, और जब कभी भी पूछा गया है यही पूछा गया है। जूही की कली एक उदाहरण है कौन से छंद का? वर्णिक छंद, मुक्त छंद, मात्रिक छंद या इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं ये मुक्त छंद का एक एग्जाम्पल है। मैंने अभी भी बताया छंद कितने? 3 में से एक होता है वर्णिक, मात्रिक और मुक्त छंद। तो मुक्त छंद का जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो कौन सा है? जूही की कली। तो ऑप्शन नंबर सी फिलहाल आप आंसर लगाएंगे, मुक्त छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है? हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा होगा? देखेंगे, आपने पढ़ा होगा रस होते हैं 9, है ना, लेकिन आपने कई बार सुना होगा कि रस, कुछ ऋषि मुनि इसे क्या मानते हैं, भक्त मुनि क्या मानते हैं इसे, कि मानते हैं कि 8 रस हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो नवा रस है, शांत रस, वो रस नहीं है, क्योंकि वो नाटक में देखने के लिए मिलता। कोई भी आप नाटक देख रहे हो तो उसमें शांत नहीं होगा, तो इसका सही आंसर क्या है? शांत रस। तो नवा रस कौन सा है आपका? शांत रस है। ठीक है ना, कई बार बच्चे भक्ति और वात्सल्य को लगा देंगे, जबकि गलत हो जाएगा। आपका नवा रस कौन सा है? शांत रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, संचारी भाव की संख्या कितनी है? संचारी भाव की संख्या कितनी है? 9, 16, 33 या 99? देखिए संचारी भाव की जो संख्या है वो है 33। ऑप्शन नंबर बी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है? चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है? योजना क्रिया, औचित्य बोधक क्रिया, अधिकार घोतक क्रिया या फिर अप्रत्यक्ष क्रिया? देखिए चूड़ी अच्छी थी में है एक योजना क्रिया। कौन सी क्रिया है? योजना क्रिया इसके अंदर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? देशज, तत्सम, विदेशज या तद्भव शब्द है? आप बहुत अच्छे से जानते होंगे ये एक देशज शब्द है खिचड़ी, क्योंकि खिचड़ी एक ऐसा शब्द है जिसे अलग अलग जगह अलग अलग नाम से भी बुलाया जाता है। जैसे खिचड़ी, कई बार लोग इसके अंदर थोड़े से टमाटर, धनिया और पुदीना तो नहीं डालते, कुछ और डाल देते होंगे तो तायरी कहने लगते हैं, है ना। तो फिलहाल खिचड़ी जो शब्द है वो प्रॉपर क्या है? देशज शब्द है। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ईश्वर से साक्षात्कार करना, ईश्वर के समक्ष हाथ फैलाना या अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। 19 में लिखा है सो शिव धनु मनाल की नाई तोरहू राम गणेन गोसाई। इसमें उपयुक्त पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? विभावना अलंकार, अंतरसांस अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार या उपमा अलंकार? कौन सा अलंकार इसके अंदर विद्यमान है? एक बार इसे फिर से पढ़ेंगे और देखेंगे, थोड़ा सा समय लेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे, बताएंगे कि इसके अंदर कौन सा अलंकार मौजूद है। तो जब आप इस पर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि इसके अंदर जो अलंकार मौजूद है वह है आपका उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है? सर जी इसके अंदर है उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है उत्कर्ष एक कुशार्ग विद्यार्थी है। यहाँ कुशार्ग कौन सा विशेषण है? परिमाण बोधक। देखिए मैं आपको बता दूं, परिमाण बोधक होता है ये किसे डिनोट करता है? किसी नंबर को, ठीक है। संख्यावाचक, सॉरी ये किस करता है? परिमाण बोधक करता है किसी क्वांटिटी को, कि कितने किलो, ये करता है किसी नंबर को।
तो इसीलिए जो कुशार्ग है ये क्या बचा, गुणवाचक बचा। क्या बचा आपके लिए, गुणवाचक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है आपके पास, किस शब्द में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष को आपको पहचान होगी। तत्पुरुष आपको बताना है कि कौन सा इसमें से एक तत्पुरुष समास है। आजन, घनश्याम, तिरंगा या फिर अनिक्षा, कौन सा इसके अंदर एक तत्पुरुष समास है, बताइए फटाफट कौन सा इसके अंदर तत्पुरुष समास है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अनिक्षा क्या है, तत्पुरुष समास के अंदर आता है। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा है क्वेश्चन नंबर 22, रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। रमा का पर्यायवाची शब्द इंदिरा, कामाक्षी, दामिनी या कामिनी, फटाफट बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, इंदिरा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, इंदिरा। रमा का क्या है, इंदिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 23, लिखा है पुलिस किस वर्ग का शब्द है। क्या यह तत्सम शब्द है, क्या यह तद्भव शब्द है, क्या यह देशज है या विदेशी शब्द है। फटाफट बताइए ये किसका शब्द है। जो पुलिस है ये एक विदेशी शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा कि कैसा शब्द है, सर ये तो एक विदेशी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जहां लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है। निम्नलिखित में कौन सा तद्भव है, पंख, वश, सर्व या प्रमोद। कोई एक तद्भव है और बाकी तीन कैसे तत्सम है। तो आप बताएंगे कि तद्भव कौन सा है। सर इसके अंदर जो तद्भव है वो है ऑप्शन नंबर ए, पंख। पंख क्या है, एक तद्भव शब्द है आपका। और बाकी तीन सर्व, प्रमोद और वत्स, ये तीनों क्या है आपके तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है भारत के रस सूत्र निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। भारत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो देखिए जब बात करेंगे भारत के रस सूत्र की तो इसके अंदर विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव में से कोई एक मिसिंग है। और वो जो मिसिंग है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी। मतलब कि रस सूत्र के अंदर विभाव है, अनुभाव है और संचारी भाव है, स्थायी भाव नहीं आएगा रस सूत्र के अंदर। तो नेक्स्ट है आपके पास, निम्नलिखित पद में कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है। तो रवैया, डटैया, बचैया या खवैया। तो आप देखेंगे इन दोनों में तो वया है ही नहीं, ये बिल्कुल आपके बाहर हो जाएंगे बच्चे ये दोनों। और इसमें जो सही आंसर है वो है सी, खवैया। खवैया के अंदर क्या शब्द मौजूद है, वया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है, अमृत और विष किसकी रचना है। अमृतलाल नागर की, अब्दुल बिस्मिल्लाह खां की या केदारनाथ अग्रवाल और सुमित्रा नंदन पंत की। तो यह है आपकी केदारनाथ अग्रवाल की। याद रखेंगे अमृत और विष किसकी रचना है, केदारनाथ अग्रवाल की। याद रखना होगा किसकी है, केदारनाथ अग्रवाल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लिखा है हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा। अगर आप हिंदी डिक्शनरी को देखेंगे तो सबसे पहले आपको कौन सा शब्द देखने के लिए मिलेगा इन चारों में से, ऋग्वेद, ऋष, ऋणु या ऋण। तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए सबके पहले लेटर तो सेम है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बाद वाले लेटर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा ये ऋण। कौन सा मिलेगा देखने के लिए, ऋण सबसे पहले देखने के लिए आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 29, लिखा है बच्चा गया। इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए कि कौन सा टाइम की बात हो रही है, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, भविष्य काल या सामान्य वर्तमान काल। क्या होगा इसका आंसर, सामान्य भूतकाल। ऑप्शन नंबर ए, बच्चा गया, सामान्य भूतकाल, स्कूल गया, वह स्कूल गया, मतलब कि सामान्य भूतकाल की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए की बात हो रही है। नेक्स्ट है आपके सामने, जयशंकर प्रसाद की पहली रचना कौन सी है। जयशंकर प्रसाद की पहली रचना इनमें से कौन सी है, गुंडा, ग्राम, ममता या फिर पुरस्कार। फटाफट आप अपना आंसर दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, ग्राम जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है।
किसकी कहानी है ग्राम पहली? जयशंकर प्रसाद की। अगला है आपके सामने एक डिटेल, आपको ये गद्यांश पढ़ना है जो आपके क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 36 तक की चीज़ों को कवर करेगा। अब एक बार इसे पढ़ते हैं तेजी के साथ। लिखा है, जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं हैं जो फूलों की छांव के नीचे खेलते और सोते हैं। मतलब ये कह रहा है कि जो आराम से बैठा है, सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मौज कर रहा है, वो असली मजे नहीं है, बल्कि फूलों की जगह या फूलों की छांव के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं। मतलब कि ये कह रहा है कि अगर आप दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं और आपको अचानक से छांव मिल जाए तब आपको छांव का मजा आएगा। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक छांव के अंदर ही बैठे हैं तो आपको छांव का असली मजा नहीं आएगा। वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं। अब यहाँ पर जरूरी नहीं कि रेगिस्तान का मतलब रेगिस्तान हो, इसका मतलब है कि जो मेहनत करके आ रहा है ना उसे छांव मिल जाए या उसे आराम मिल जाए तो उसे मजा आएगा। जो सुबह से लेकर शाम तक सो रहा है, बिस्तर पे पड़ा, व्हाट्सएप चला रहा है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करी, फिर उसे खाट मिले, पलंग मिले, सोने के लिए आराम मिले, तब वहां पर बात है। तो यहाँ रेगिस्तान को लिटरली नहीं लेना है, कन्फर्म है आ रहे हैं। जिनका कंठ सूखा है और होठ फटे हुए और सारा बदन पसीने से तर है, पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है। मतलब जो सुबह से प्यासा है, भूखा है और मेहनत कर रहा है, वो जानता है कि पानी क्या है उसके लिए। जो धूप में खूब सूख चुका है वह नहीं जो रेगिस्तान में काफी पड़ा नहीं रहा। तो ये आपके सामने एक छोटी सी गद्यांश है, इसे पढ़ने के बाद आपको आंसर देने हैं। आइए आंसर देने हैं पर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यह गद्यांश किसका लिखा हुआ है? पहले ही खतरनाक क्वेश्चन है। यह गद्यांश किसका लिखा हुआ है? रामधारी सिंह दिनकर, रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय या बाल मुकुंद गुप्त? किसका लिखा हुआ है? ये रामधारी सिंह दिनकर जी का लिखा हुआ है ये गद्यांश। वैसे ऐसा क्वेश्चन कम आता है कि किसका लिखा हुआ है, पर फिलहाल है तो बताना पड़ेगा। तो किसका लिखा हुआ है? रामधारी सिंह दिनकर का ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, जिंदगी के असली मजे किन के लिए हैं? जो आराम करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, जो शहर में रहते हैं, जो पैसे वाले हैं। तो जो सही आंसर होगा वो है जो परिश्रम करते हैं उन्हीं के असली मजे हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं 33 पर। लिखा है, उपयुक्त गद्यांश में किस बात के महत्व को बताया गया है? प्रकृति, जीवन, भाग्य या श्रम? तो बहुत सीधी सी बात है, श्रम की बात को बताया गया, मेहनत की बात को इसके अंदर डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 34। जो धूप में खूब सूख चुका है से क्या अभिप्राय है? जो धूप में खूब सूख चुका है इससे अभिप्राय है कड़ा परिश्रम करना, धूप सेकना, बीमार होना या रेगिस्तान में रहना। बहुत सीधा सा समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो चलते हैं तेजी के साथ अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, अमृत वाला तत्व का तात्पर्य क्या है? जीवन का सार, अमृत, जीवन का रहस्य या समुद्र से निकला हुआ अमृत? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीवन का सार। जी हाँ, क्या है? जीवन का सार। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है, मगही शब्द है देशज, तत्सम, विदेशज या तद्भव? तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए तद्भव। ऑप्शन नंबर डी, जो मगही शब्द है वो क्या है आपका? तद्भव है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। याद करेंगे, देखिए मगही शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। लिखा हुआ है, संधि शब्द है कैसा? तत्सम, विदेशज, तद्भव या फिर देशज? तो ये जो शब्द है यह है तत्सम शब्द। संधि कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है जो संस्कृत भाषा से आए और ऐसे ही यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 38। लिखा है, अनायास में कौन सा समास है? न समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या अव्ययीभाव समास? तो मैंने आपको बताया होगा या आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, जो निगेटिव वर्ड होते हैं वो हमेशा किस में आते हैं? ना समास के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। लिखा हुआ है, त्रिफला में कौन सा समास है? देखिए, जिसके शुरू में कुछ अंक आ जाए, गणितीय अंक की बात हो जाए, गिनती की बात हो जाए, तो वो हमेशा द्विगु समास होता है। तो सीधे सीधा आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 39 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 40, दोपहर के समय शालू आराम कर रही थी, इसे क्या कहते हैं? तो दोपहर के समय जो अंडरलाइन है ये बताइए, दोपहर का समय आपको मालूम होगा और याद होगा, जब हम छोटे स्कूल में पढ़ते थे तो एक डायरी मिला करती थी, उसमें शुरू के 4 पीरियड की डिटेल और बाद के 4 पीरियड की डिटेल होती थी। तो बीच में एक रेखा खींची रहती थी। अगर हिंदी मीडियम से पढ़ें तो ही वाला सुख मिलेगा। तो उसके बीच में लिखा रहता था मध्याह्न, और ये हल्का सा डार्क भी हो रहा है, मतलब यही आंसर है ना।
क्या होता था? मध्याह्न, इंटरवल कह देते हैं जिसे। सही है। नेक्स्ट है आपके सामने अगला क्वेश्चन है, लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्युत्पन्नमति। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है उत्तर ना देने की क्षमता, जो तत्काल उत्तर दे सके, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, या जिसकी बुद्धि में कोई नई बात उत्पन्न होती हो। तो इसका सही आंसर है वैसे जो तत्काल उत्तर दे, मतलब इधर आपने कुछ बात पूछी, उधर से तुरंत से पहले आपने उत्तर दे दिया, तो प्रत्युत्तर होता है ना, तेजी के साथ प्रेजेंट ऑफ माइंड का यूज करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? नाक पर सुपारी तोड़ना, भेद ना लगने देना, वस्तु का सही स्थान पर ना होना, अप्राकृतिक व्यवहार होना, या फिर छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। तो इसका होता है अप्राकृतिक व्यवहार होना, मतलब ऐसा व्यवहार जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि नाक पर तो सुपारी कोई नहीं तोड़ता। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 43 की बात कर लेते हैं। लिखा है छेपक। छेपक का क्या अर्थ है? वैसे मैं इसका अर्थ सीधे सीधे बताऊं तो किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया कोई भाग, कोई ग्रंथ लिखा, अब उसमें किसी अन्य व्यक्ति, अन्य राइटर ने कोई नया भाग जोड़ दिया, तो वो नया भाग क्या कहलाएगा? छेपक कहलाएगा। इस तरह से आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा हुआ है, संतोष से बढ़कर सुख नहीं। ये कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, या इनमें से कोई नहीं? तो ये होगा आपका सरल वाक्य। क्या होगा? सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। संतोष से बढ़कर सुख नहीं, सरल वाक्य में आएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। 45 देखिए, यहाँ पर आपके सामने 4 लाइनें हैं, 1 2 3 4, और 2 लाइनें हैं जो फिक्स है, तो टोटल लाइनें हो गई 6। तो ये तो फिक्स हैं, आपको इन 4 लाइनों को अरेंज करना है, ये रे ले वे को। ये बहुत आसान सा लगता है और है भी आसान। आइए अरेंज करते हैं। हमारा उद्देश्य होगा जीवन के हर सांस्कृतिक पहलू का इस प्रकार विकास। तो क्या होना चाहिए? 1 के बाद क्या आना चाहिए? रे। तो देखो ऑप्शन में रे किस में? इसमें तो रे है नहीं, शुरू में वह है, इसमें भी वह है, तो या तो आंसर बी होगा या सी होगा। अब आगे पढ़ते हैं। हमारा उद्देश्य होगा जीवन के हर सांस्कृतिक पहलू का इस प्रकार विकास करना कि हमारा सामाजिक जीव। अब देखो इसके बाद क्या आना चाहिए? ये। तो रे के बाद ये यहाँ भी है और रे के बाद ये यहाँ भी है। अब अगले में निर्धारित होगा, यहाँ पर वह है और यहाँ पर लय है। तो एक बार फिर से शुरू से पढ़ेंगे आप। हमारा उद्देश्य होगा जीवन के हर सांस्कृतिक पहलू का इस प्रकार विकास करना कि हमारा सामाजिक जीव स्वतंत्रता, समता और मानवता के आधार पर पुनः गठित हो। तो मैच बना। अगला क्या होना चाहिए? वह और फिर लय, वह और लय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसे इस तरह से आप हमेशा मैच करेंगे। फिलहाल आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए, पहला और आखिरी तो आपको मिलेगा, बीच के आपको अरेंज करने होंगे, तो ये ज़्यादा भारी आपके लिए काम है नहीं। क्वेश्चन नंबर 46, चादर के बाहर पैर पसारना। चादर के बाहर पैर पसारना, आराम की नींद सोना, बढ़ा चढ़ाकर बातें करना, या आत्म प्रशंसा करना, और आखिरी है क्षमता से अधिक व्यय करना। तो ये होता है क्षमता से अधिक व्यय करना, मतलब जितनी अभी हमारे पास पैसा नहीं है उससे ज़्यादा पैसा खर्च करने की कोशिश करना। तो अभी ऐसे में क्या होगा? कर्जा हो जाएगा सिर के ऊपर, दिक्कत आ जाएगी बहुत, कर्जदार गेट पर खड़े हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47, दुरूह किस प्रकार या किस संधि का उदाहरण है? जो दुरूह है ये स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, या फिर गुण संधि है? तो प्यारे बच्चों, ये है आपकी विसर्ग संधि। दुरूह, राय का निर्माण किस में होता है? विसर्ग में होता है। ये क्या है? दुरूह। तो विसर्ग संधि इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? निम्न में से लक्ष्य शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। जो लक्ष्य है उसका मतलब क्या होता है? उद्देश्य। मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा उद्देश्य क्या है? लक्ष्य का मतलब निशाना भी होता है, लक्ष्य का मतलब ध्येय भी होता है। तो क्या बचा? लाभ। लक्ष्य का मतलब कहीं से कहीं तक लाभ नहीं होता। तो सही आंसर फिलहाल क्या है आपके पास? ऑप्शन नंबर ए है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। लिखा हुआ है बोधगम्य के विलोम शब्द क्या होगा? जो बोधगम्य है इसका विलोम क्या होगा? अवोगम्य, गुण, या बोध गया? सही आंसर है बोध्य। ऑप्शन नंबर सी, बोधगम्य का क्या होगा? बोध्य सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। लिखा है निम्न में से खंड काव्य है कौन सा? पंचवटी, पद्मावत, कमायनी, या साकेत? तो ये जो खंड काव्य है वो है पंचवटी। पंचवटी ये क्या है? खंड काव्य है। तो ये थे आज के आपके 50 क्वेश्चन जो आप लोगों ने देखे। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।